नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चुनाव के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम इलेक्शन प्रीमियर लीग के साथ। मैं हूं हितेश व्यास और इलेक्शन प्रीमियर लीग का कारवां पहुंच चुका है दुर्ग भिलाई की धरती पर। एक बार फिर से क्रिकेट की पिच पर सियासत के धुरंधरों को आज चौके छक्के मारते हुए आप देखेंगे। ईपीएल का ये खास मैदान तैयार है, तो दुर्ग भिलाई से देखते हैं ईपीएल का ये महामुकाबला, टीम कांग्रेस वर्सेस टीम बीजेपी। तो आज के इस मुकाबले में हमारे साथ में निर्णायक के रूप में यानी कि अंपायरिंग की भूमिका निभाने के लिए पुनीत कौशिक जी मौजूद हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, यहाँ जरा बीच में आइएगा। आज निर्णायक की भूमिका निभाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से जो गेंदबाजी बल्लेबाजी होने जा रही है उसका फैसला ये करेंगे। नियम क्या है आपको मैं आगे बताता चलूं, लेकिन उससे पहले एक बार दोनों ही टीम से आपका तारुफ करा दें। तो टीम बीजेपी की तरफ से हमारे बीच में महेश वर्मा जी हैं, जो कि भिलाई भाजपा के अध्यक्ष हैं। आज कप्तानी भी टीम बीजेपी की तरफ से यही करेंगे। साथ ही टीम बीजेपी के दूसरे सदस्य हैं भोजराज सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नगर निगम में निभा रहे हैं। विनोद सिंह हमारे साथ में है, जो कि पार्षद हैं। उपासना साहू जी हमारे साथ में हैं। उपासना साहू जी टीम बीजेपी को आज ताकत देंगी। वैसे भी महतारी वंदन की इस वक्त पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। और तुलसी साहू पांचवी खिलाड़ी हैं, मंत्री हैं प्रदेश भाजपा की पिछड़ा वर्ग की। तो एक बार टीम बीजेपी के लिए जोरदार तालियां। और अब टीम कांग्रेस की बात करते हैं। तो टीम कांग्रेस की तरफ से आज कप्तानी करने के लिए, कमान संभालने के लिए हेमंत बंजारे जी मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के। और साथ में मौजूद हैं नीता लोधी जी, जो कि पूर्व महापौर हैं, दमदार तरीके से अपनी बात इससे पहले भी पार्टी के लिए रखती रही है। तो नीता जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी। और साथ ही हमारे साथ में सुभद्रा सिंह है, अध्यक्ष हैं जिला महिला कांग्रेस की। और जितेंद्र साहू जी और केशव पंचोर जी हमारे साथ में, जो कि सभापति हैं रिसाली नगर निगम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आज इस मुकाबले को शुरू करें। सबसे पहले फटाफट आपको नियम बता दें। नियम यही जो इससे पहले के मुकाबलों में भी आपने लगातार देखा है। नियम ये कि हमने बीच में 5 बल्ले रखे हैं। ये 5 बल्ले जनता से जुड़े मुद्दे, देश से जुड़े मुद्दे, प्रदेश की और दुर्ग से जुड़े मुद्दे, इस मुद्दों को यहाँ पर रखा है। हर तरफ से एक एक बल्लेबाज आएगा। जो टॉस जीतेगा, जो कप्तान, वो अपनी तरफ से बल्लेबाज तय करेंगे। और ड्रिंक ब्रेक में जाने से पहले, टी ब्रेक में जाने से पहले 3 मुद्दों पर बात होगी। उसमें बल्लेबाजी जो टॉस जीतेगा वो खिलाड़ी करेगा। एक एक खिलाड़ी आकर इस बल्ले को उठाएगा, बल्लों के पीछे एक एक मुद्दे लिखें। उस मुद्दे पर अपनी बात उनको रखनी होगी और सामने वाली टीम को उस मुद्दे पर अपनी जवाब रखना होगा। और उसके बाद चूंकि आपको बताया कि पुनीत जी आज हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार, ये देखेंगे कि आपने हर मुद्दे पर किस तरह से अपनी बात रखी। हर मुद्दे के 10-10 अंक तय हैं और 10 अंक में से आपके बल्लेबाज ने, आपकी टीम के बल्लेबाज ने आकर किस तरह का प्रदर्शन किया है, ये तय करेंगे। और आखिर में जो इनका फैसला होगा वो आपके सामने और जनता के सामने रखेंगे, जो ये तय करेगा कि आज इस मुकाबले को कौन जीत रहा है, कौन हारा है। तो पुनीत जी, पहले टॉस कर लें। चलिए, टॉस से पहले मैं एक बार आपसे भी कुछ गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि बाद में इन्हीं को बोलना है। आप किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को लेकर और इस पूरे आयोजन को आईबीसी की? निश्चित रूप से अच्छे लोग आए हुए हैं, दोनों पार्टी के सीनियर लीडर पहुंचे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा, हर मुद्दे पर बेहतर चर्चा होगी और ये चर्चा बड़ा रोचक होगा। तो देखते हैं इस पर टॉस करने के बाद इस मैच में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है और किस किस मुद्दों पर कौन अपनी बात बेहतर ढंग से रखते हैं। दोनों ही टीम के कप्तानों को मैं निवेदन करूंगा कि वो आए टॉस के लिए और उसके बाद देखते हैं कि आज टॉस के रूप में किसकी किस्मत चमकती है। पहले कॉल कौन करेगा? चलिए, कॉल करेंगे कांग्रेस के कप्तान हेमंत बंजारे। तो उन्होंने हेड की डिमांड की है। अब देखते हैं सिक्का उछलने है तो क्या आता है। टेल आया है। तो टीम कांग्रेस जो है वो कम से कम यहाँ पर अब टॉस तो हार गई है, लेकिन मुकाबला आपको जीतना है। तो महेश जी, आपकी तरफ से आज पहले बल्लेबाजी होगा। आइए, स्थान ग्रहण करिए दोनों अपने। और महेश जी, पहले चूंकि आपकी तरफ से बल्लेबाजी होगी, तो कौन सा खिलाड़ी आ रहा है जो पहला बल्ला उठाएगा और अपनी तरफ से बल्लेबाजी करेगा? भोजराज जी। तो टीम बीजेपी की तरफ से भोजराज जी आएंगे, पहला बल्ला उठाएंगे। देखते हैं कि कौन सा बल्ला उनका उठता है। चलिए, पहला ही बल्ला उन्होंने दुर्ग का दंगल।
दुर्ग के मुद्दों पर बात होगी और इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से हेमंत जी कौन रहेंगे? जितेंद्र साहू जी। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र साहू जी बल्लेबाजी करेंगे। तो पहला जो मुद्दा है वो दुर्ग का दंगल, यानी दुर्ग के मुद्दे को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की है, आज इसी मुकाबले की शुरुआत करते हैं। और पहले बात करने के लिए भोजराज जी तैयार हैं अपनी बात रखने। भोजराज जी बताइएगा। दुर्ग शहर निश्चित राजनीति दंगल से सभी अपने आप में दबंग लोग हैं और दंगल का क्षेत्र है। और पिछले जो 5 सालों में इस शहर में जो इस दुर्ग जिले की दुर्गति हुई है, जो डेंगू डायरिया से लेकर के भ्रष्ट और भ्रष्टाचार से लेकर के इस शहर महादेव आईडी से लेकर के तमाम प्रकार के मुद्दों में रहा है और यहाँ के पूरे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पे महादेव आईडी के नाम से जाना गया, जिससे निश्चित पूरे शहर को, पूरे दुर्ग जिले को एक बहुत बड़ी बदनामी हाथ लगी है, जिससे पूरी जनता, चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, बहुत ही बड़ा दुर्गति हुई है इस पूरे 5 सालों में। जी बताइए जितेंद्र जी। हालांकि बात लोकसभा चुनाव की हो रही है, सांसद महोदय इन्हीं की पार्टी के हैं, लेकिन निशाना साध रहे हैं वो कांग्रेस के उस कार्यकाल के ऊपर कि जो 5 साल आपने यहाँ पर किए, बर्बाद कर दिया। बताइए। उसी से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए दूसरे ऊपर आरोप लगा। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि इस शहर के, इस राज्य के, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री थे उनके सुपुत्र मेरे साथ में खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि सांसद जी के ऊपर, सांसद जी देश नहीं चलाते हैं, सांसद जी यानी राज्य नहीं चलाते हैं। मेरा सौभाग्य आज आपके चैनल के हमारे पास जितेंद्र साहू जी मुझे चलिए जितेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जितेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। मुझे जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल बताएंगे क्योंकि पूरा गृह मंत्रालय एक बॉल खेलनी है। अभी मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अभी दुर्ग का दंगल है वो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है ना? उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा आगामी। तो 5 साल जिनकी उपलब्धि, 5 साल अगर जो माननीय विजय बघेल जी ने क्या उपलब्धि किया वो जनता को बताएं, है ना? तो उसके बाद फिर आगे बात होगी। वो तो अपना बताना छोड़ करके आरोप लगाना शुरू में आज ही आप देख लीजिए के दंगल में आपने अपना उपलब्धि बताना, देख लीजिए, आप आरोप लगा रहे हो। 95 करोड़ 5 साल की उपलब्धि बताना छोड़ आरोप लगाते हो। आप ये आरोप लगाना छोड़िए। अंपायर जो है मैच देख रहे हैं, ठीक है, वो आपके अंक काट भी सकते हैं अगर आप बीच में नो बॉल करने की कोशिश करेंगे। उनको पहले बोलने दीजिए, फिर आपको मौका देंगे। चलिए बोलिए जितेंद्र। पूरे 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, नरेंद्र मोदी की सरकार। यहाँ 5 साल विजय बघेल जी यहाँ के सांसद रहे। एक आध मुद्दा ऐसे बता दें कि जो कि सदन में उठाए हो जनता के हित में। चलिए भोजा जी अब बताइए। वो कह रहे हैं कि कोई एक आध मुद्दा ऐसा बता दीजिए कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान विजय बघेल जी ने जिसे उठाया हो। जी, थनोज से लेकर के रायपुर तक 92 किलोमीटर की रोड 2295 लाख रुपए की स्वीकृति, जिसका कार्य 2025 तक कंप्लीट हो गया। विजय बघेल जी ने उठाया, वो सरकार की एक योजना, भारत सरकार की योजना है। मैंने पूछा है कि विजय बघेल आज रेलवे स्टेशन का देख लीजिए, चाहे दुर्ग रेलवे स्टेशन देख लीजिए, पावर हाउस रेलवे स्टेशन देख लीजिए, चाहे कोई भी रेलवे स्टेशन हमारे लोकसभा का क्षेत्र का देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए आप जाकर के, जो जिस ओवरब्रिज में लाखों लोगों की, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है नेशनल हाईवे पे। आज जाके देख लीजिए नेशनल हाईवे का काम किसी ने किया है। ईएसआई हॉस्पिटल जिसका लोकार्पण हुआ है, ऐसे तमाम लगभग 50,000 करोड़ रुपए का काम करने का काम किया है। जी बताइए जितेंद्र जी। वो कह रहे हैं कि लंबी फहरिस्त है पूरी, और वो कह रहे हैं कि जितने अगर हम बताने लगेंगे तो सुबह शाम हो जाएगी, ये कह रहे हैं। बताइए। सरकार की स्वयं की एक योजनाओं का काम होना है, वो तो स्वयं होते रहेगा। विजय बघेल जी को उपलब्धि बताएं। वैसे बोलूंगा तो मैं यहाँ पर इस 5 साल में कितने ट्रेनें रद्द हुई, आज इतने ट्रेनें क्यों रद्द हुई, छत्तीसगढ़ के जनता परेशान हुई, ये बात को कैसे उठाएं? संसद में कोई उठाए? बात उठी? कोई सदन में बात हुई? पूरे शहर को मालूम है, वंदे भारत से लेकर के तमाम प्रकार की जो बातें आई हैं, रेलवे के दृष्टि में जितना सुधार इस 5 साल के अंदर में पूरे भारतवर्ष में हुआ है, उतना कोई नहीं बता सकता कब हुआ है। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, काम की बात किनारे हैं, इस पूरे दुर्ग लोकसभा के अंदर में जितने भी काम इस बार हुए 5 साल के अंदर में, चाहे ओवरब्रिज का हो, चाहे अंडरब्रिज का हो, चाहे ईएसआई हॉस्पिटल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे आईआईटी का काम हो, तमाम प्रकार के काम अगर हुए हैं तो मात्र विजय बघेल जी के नेतृत्व में। ठीक है जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे, सवाल ये कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में इस पूरे जिले में जो लोकसभा के अंतर्गत 9 सीटें आती हैं, उस 9 में से 8 पर कांग्रेस पार्टी काबिज थी, सिर्फ 1 पर बीजेपी थी। उसके बावजूद 6 महीने बाद चुनाव हुए 2019 में, और आपको हार का सामना करना पड़ा, और वो भी करीब 4 लाख वोटों से। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर?
नहीं, देखिए, भाजपा के झूठ और फरेब में जनता को जो प्रलोभन दिया गया, जनता के दिग्भ्रमित किया गया, उसका ये परिणाम था। सरकार की सारी योजनाएं अच्छी थी, किसानों के बात हो तो आम जनता की सारी और विकास के काम जितने सारे हुए हैं, सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करके और गलत तरीके से चुनाव करा के ये हासिल किए। जी, गलत तरीके, आखिरी गेंद इस ओवर की, गलत तरीके से अपनी बात रखी। आप एक जना बात कर सकता है, कोई भी अगर सपोर्ट में किसी को बोलना है तो कोई एक मैं अलाउ करूंगा, इधर से भी। जी, गुजरात जी। सम्मानित साहू जी का कहना था कि जितना विकास किया है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और 5 साल के अंदर में साइड भी कर दिए, और पूरा कितना विकास कार्य हुआ है ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे युवा जानते हैं। जो आज 5 साल के अंदर में अपनी सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी ने काटी है तो बेरोजगारी युवाओं ने काटी है, जिनकी अवधि 30 साल की थी, 28 साल की थी, जिनकी 5 साल के अंदर में एक भी जॉब नहीं लगा है। पूरा शहर में, पूरे राज्य में सिर्फ अगर चला है तो घोटाला चला है, भ्रष्टाचार चला है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, यहाँ पे बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ का पूरे युवा सट्टा में ये हुआ था, हर गली गली में दारू। ठीक है जितेंद्र जी, आखिरी गेंद पर देखिए कि पूरे देश में जो इस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी जो चीज़ बढ़ी है, जनता तो उसको समझ रही है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात है, वो हुआ नहीं, महंगाई चरम पर है। असली मुद्दे पर भाजपा का ध्यान नहीं रहता, इसलिए जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। ठीक है। हाँ, एक बार नीता जी, एक बार बहुत संक्षेप में रखिएगा, लेकिन क्योंकि और भी मुद्दे हैं। हाँ। जी, आप बताएं, संसद में एक भी ऐसा जनहित का मुद्दा उठाया हो? वो एक भी मुद्दा नहीं उठाए। 25,365 ट्रेनें रद्द हुई, उसके बारे में एक भी मुद्दा नहीं उठाए। 3 साल नरेंद्र मोदी जी ने सांसद निधि को रोक रखा था। एक ईटा हमारे सांसद ने नहीं रखा, जिले में एक सांसद नहीं रखा। इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे। रोजगार बोले थे, महंगाई कम होगी। यहाँ हमारे चलिए ओवर खत्म हो गया। पुनीत जी, ओवर खत्म हो गया। पुनीत जी कह रहे हैं, चलिए पुनीत, अरे सुनिए, हो गया। पुनीत जी कह रहे हैं ओवर खत्म हो गया। अब ओवर खत्म हो गया नीता जी, ओवर खत्म हो गया। अब अगले मुद्दे पे बात करेंगे। महेश जी, अगला बल्लेबाज कौन होगा आपकी तरफ से? उस बल्ले को अपने पास ही रखिएगा। गुजरात जी अगला। तुलसी जी बताइए। तुलसी साहू जी आ रही हैं अगला बल्ला उठाने के लिए, और देखते हैं कि कौन सा बल्ला उठाते हैं। तुलसी साहू जी ने जो बल्ला उठाया है वो है मोदी मैजिक का। देखिए, बड़ा जबरदस्त बल्ला आपने उठाया है, और जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे थे, मोदी मैजिक यानी कि लगातार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इस बार 400 पार एनडीए और 370 सीटें अकेले जीतने की बात अगर कर रहे हैं तो बहुत दारोमदार सभी लोगों के ऊपर। कैसे हो पाएगा ये 400 का आंकड़ा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जो काम करते हैं वो व्यक्ति अपने आप में उनको आत्मविश्वास रहता है कि मैंने जनता के प्रति यदि काम किया है तो जनता मुझे चुनेगी। इस बात को वही समझ सकता है जो व्यक्ति जनता के हित में आवाज उठाती है। जिस तरह अभी कहते हैं ना कि जनता प्रलोभन से जीतती है, तो प्रलोभन से जीतती है, इसका मतलब 5 साल पहले क्या प्रलोभन दे के जीते थे? पहली बात तो ये है। आज माननीय मोदी जी की गारंटी पर 5 साल में ही मुहर लगा दी भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने। उसके बाद जनता ने पूरे राष्ट्र को, ये केवल राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व गुरु के रूप में माननीय मोदी जी को देखा जा रहा है। तो मोदी जी की मैजिक तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मोदी जी का मैजिक है, विश्व गुरु के रूप में आज भारत की पहचान बनी है, तो मोदी मैजिक है, और उसी के भरोसे अब टीम बीजेपी को भरोसा है कि 400 पार पूरे होंगे। कौन बल्लेबाजी करेगा आप यहाँ से? हेमंत जी। नीता जी तैयार हैं, बल हाथ में माइक लेकर। ये मोदी मैजिक नहीं, मोदी की लफासी है। मोदी का जो जुमलेबाजी है ये जग जाहिर है। पिछले 10 सालों में, 5 नहीं 10 सालों में ये कहते थे 2022 तक किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी। आज हमारे किसान अन्नदाता जो जा रहे हैं दिल्ली जाने में किसी की रोक लगी है क्या? किसी का प्राइवेट लिमिटेड है? लोगों के रास्ते में खीले ठोके जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, क्यों? ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार पूरे विश्व में हमारा लोकतंत्र का एक भारत था, उसको काला करने का नाम कम्बल ओढ़ के भ्रष्टाचार करने का काम कोई किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप देखिएगा यहाँ बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कम करने का वादा किए थे, एक भी ऐसा काम किया हो जिससे महंगाई कम हो सके तो बताएं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ रोजगार कहाँ मिला ये बताएं। गैस सिलेंडर
का सबसे चलिए दिखाना है, तुलसी ये जी, बताओ। आपने आप बाउंसर ये मारा बताएं। था मोदी मैजिक के नाम पे, उन्होंने ये उस बताएं। बाउंसर को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है। बताओ, जवाब ये दीजिए उसका। बताओ, ये बताओ, ये बोलते हैं गरीब चलिए, बोलिए, परिवार बोलिए, की चाय बोलिए। तुलसी जी, बनेगी, बोलिए। पर युवाओं को तुलसी जी, बोलिए, बोलते हैं बोलिए, कि तुलसी जी, पकौड़ा बोलिए। तलो। जिस तरह नीता जी, थोड़ा लिखा। आज 10 सालों तुलसी जी में बोलिए, तुलसी जी बोलिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता आप पहले पार्टी के बोलिए, बड़े बड़े लोग आते हैं। नीता जी, तुलसी जी, हाँ बोलिए, 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 एक एक करके किसी बोलिए। को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब जनता देती है। और जनता ने 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से विश्व गुरु बनाया है, वहाँ कोई ये आप किसान कहते हैं, युवा कहते हैं, सभी के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया। आज महिलाओं की आप एक फौज देखिए माननीय मोदी जी को, जिस तरह से वो लोग चल रहे हैं। युवाओं का फौज देखिए मोदी जी के पीछे चल रहे हैं। किसानों की फौज देखिए जनता मोदी जी के जवाब पीछे देगी, चल रही है। जनता जवाब देगी, आज जनता सारे जवाब लोग देगी। मोदी मोदी वो मोदी ये तो चल रही है। नीता जी उसका वो यही वजह कह रहे है हैं कि यदि मोदी जी आप ने चाहे जितनी इस बात तरह कर लीजिए, काम नहीं जनता जवाब किया देगी और होता, जनता तो आज मोदी के साथ है, वो ये पीछे कह रहे हैं। लोग नहीं बताइए, होते। बताइए। तो तुलसी जी, एक एक करके। की जरूरत नहीं है। बोलिए, बोलिए। देखिए, सूचना के अधिकार नियम बनाया था यूपीए सरकार ने। जब ये नियम बना तो जनता को जानने का ये अधिकार सूचना था। के अधिकार आप में बताइए, कितने लोगों को माननीय जवाब सुप्रीम मिला, कोर्ट ये भी बता माननीय दीजिए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में सूचना के इलेक्ट्रॉनिक अधिकार में कलेक्टर में जाके आवेदन क्यों कितने लगाया पड़े हैं, ये क्योंकि देख जनता लीजिए। को जानने का आप अधिकार है कि जिस राज्य प्रकार आयोग में सरकार जाके देख की लीजिए योजनाओं को, कितने आवेदन सरकार पड़े के उपक्रम को प्राइवेट को बेच रहे हैं और प्राइवेटाइज करने के बाद किस प्रकार इलेक्ट्रॉल बांध के नाम से भारतीय जनता पार्टी चंदा उगाही कर रही है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गढ़ बना के। इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वो इस्तीफा दे दे। इसी दे करते हैं वो बोलते हैं नितिन गडकरी जी को साइड लाइन करवा दिया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या, इतिहास गवाह रहा है। चलिए नीता जी, आज जो है वो पूरी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मूड में है। बताइए तुलसी जी, जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है नीता। आरोप में जिस तरह छत्तीसगढ़ के जनता ने इनको धोया है, अब पूरे उसके बारे में जरा सा बता दे कि अभी सब कहाँ जा रहे हैं सब। अभी बताया चिंता में। चलिए तुलसी जी ने भी एक छक्का मार दिया है। तुलसी जी ने भी छक्का मार दिया। वो कह रही है कि जनता ने धो दिया है कांग्रेस पार्टी को। भ्रष्टाचार के मामले में पूरी सरकार आतंक में डूबी और ईडी का अभी केस सब उनका माफ हो गया खत्म हो और चुके भारतीय हैं। जनता पार्टी ने उन्हें अभी टिकट दे दिया है। वाशिंग पाउडर, नरेंद्र मोदी वाशिंग पाउडर तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डस्टबिन लेके चल रहे हैं। जो भी गंदा है, अरे खराब है, पूरे सब भ्रष्टाचारी से आतंक से डस्टबिन तबाह में होके लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मुक्त खुश होके। भारत करेगी, वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी में करने लगी है। इनको डर है, भय है, भारतीय इसीलिए जनता डर भय के पार्टी बौखलाहट में करके पूरे ये देश शगुफा के छोड़ लोग आ रहे हैं रहे हैं। ये विश्व गुरु मोदी के का साथ मैजिक जुड़े, नहीं है, क्योंकि मोदी की पूरा लफासी है। भ्रष्टाचार और आतंक से जुड़ी कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो चुकी है पूरे देश। सुनिए, एक मिनट देखिए, आप दोनों जो है वो ट्रैक से निकल गए हैं। ठीक है, गेंद हो रही है इस लेंग पे, आप यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अंपायर देख रहे हैं और अगर मुद्दे पे बात नहीं होगी तो नंबर काट लेंगे, दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है, मोदी मैजिक की बात हो रही थी और चूंकि दोनों ने अपनी तरफ से लंबी लंबी बात रखी है, उनका ये कहना है कि मोदी मैजिक के दम पर एक बार फिर से 400 पार की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी मैजिक नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता बताएगी। चलिए अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। महेश जी, ये ब्रेक में जाने से पहले अपना आखिरी मुद्दा है, बताइए। विनोद जी आएंगे, विनोद जी आइए, बल्ला उठाइए अपना। विनोद सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो एक एक करके मुद्दे भी अपनी पार्टी के अनुरूप उठा रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर की लहर, और ये लगातार आरोप लगते रहे कि राम मंदिर जो है उसको चुनावी फायदा उठाने के मकसद से उसका आयोजन किया गया और उसकी वजह से सिर्फ मकसद ये था कि चुनाव में उसका फायदा मिले। ये आरोप आपके ऊपर लगते रहे, बताइए, अपना जवाब दीजिए। गलत बात है कि चुनाव में फायदा मिले, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया था। बनाने का कार्य सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और आज पूरे भारत से लोग वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं। और हिंदुत्व है तो हम सब हैं यहाँ पर। इनके राज्य में हिंदुत्व की स्थिति अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे। आज हमारे ट्रांसपोर्ट नगर हथकोज में आके रोहिंग्या मुस्लिम लोगों को लाके बसाने का कार्य अगर कोई किया है पूरे छत्तीसगढ़ में तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। और हमारा अभी तो मथुरा और काशी भी बाकी है अभी। चलिए, अभी तो सिर्फ राम मंदिर हुआ है, तो मथुरा काशी बाकी है। कौन करेगा? हेमंत जी आपकी तरफ से बल्लेबाजी।
सुभद्रा सिंह जी आप कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। सुभद्रा जी, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कहते हैं कि राम की लहर पूरे देश भर में चल रही है और इसका फायदा मिलने जा रहा है। बताइए सुभद्रा जी, क्या कहेंगे? ठीक है। क्रिकेट के पिच पर आज चुनावी मुकाबला 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप लोग यहाँ जो हमारे मीडिया वाले हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और निश्चित तौर पर हम सारे हिंदू हैं, तो राम सबका है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आज हिंदू का बंटवारा जो हो गया है वो बहुत गलत हुआ है। निश्चित तौर पर आप भी अगर हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं और कोई भी भाईचारे के साथ इस हिंदुस्तान में रहता है। एक समय ऐसा था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर इस भारत देश को आजाद कराने में जब साथ खड़े हुए थे। आतंकवाद और जितने भी उग्रवाद है उसको खत्म करना प्राथमिकता चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सभी का रहा है। लेकिन किसी एक जाति को लेकर हम यहाँ पर जातिगत राजनीति करें, मेरा ऐसा मानना है कि सभी को, आपका हिंदुत्व तो उस समय कहाँ था जिस समय बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उस समय आपको सबको भेज देना चाहिए था। आपके आरएसएस के लोग उस समय कहाँ थे? जब सारे लोग मिल के हिंदुस्तान में रहे हैं तो सारे लोग को बराबरी का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए और सारे लोग मिलकर इस राष्ट्र को बनाए हैं, तभी ये हिंदुस्तान है। और सारे लोग, सुभद्रा जी ने रक्षात्मक बल्लेबाजी की है, पहले आपने तो जितने भी बताना शॉट मारे थे, चाहूंगा, बताइए। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म और है हमारा, सनातन धर्म है। और दूसरा चीज ये भी बताना चाहूंगा कि राम जी, अभी सबको बोले कि राम जी हमारे भी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, निमंत्रण जाने के बावजूद भी इनके पार्टी के एक भी नेता अगर वहां गए होंगे अयोध्या में तो बताएं मेरे को। देखिए मैं बता रही हूँ, आपके आला नेता, आपके राष्ट्र, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदुत्व है तो हमारे लोग भी हिंदू हैं। एक मिनट, अभी मेरी बोलने की पारी है। मोदी जी की भावना जो फैला दी, मेरी बोलने की पारी है अभी। मैं जो बोल रहा हूँ जाति का है, ये गलत। मेरा कहने का मतलब है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान में सभी को खड़गे जी ने हिंदुत्व का विरोध किया, उनके बेटे ने किया, और आप बोलते हो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करते हैं। खड़गे जी क्या बोलते हैं, उनका बेटा क्या बोलता है, आप ये बताइए मेरे को। पूरा भारत इस चीज को देख रहा है। उनका अपना सुझाव हो सकता है, उनका सुझाव, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकराचार्य क्या बोले, वो भी तो नहीं जा रहे थे। बहुत सारे आपके गुरु हैं जो वो भी नहीं गए लोकार्पण। शंकराचार्य आदि जगत, शंकराचार्य जी का अपना स्थान है। वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है? वो भी हिंदू है, वो भी उसका विरोध नहीं कर रहे। विरोध ही किया उनका ना। कहना है, उनका स्थान, शंकराचार्य जी क्या बोले आप बताइए। शंकराचार्य जी का स्थान उच्च है और वो क्यों नहीं गए? वो उनको भी जाना चाहिए था ना। वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है क्या? उनको भी जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? आप बताइए। उन्होंने अपना व्यक्तिगत हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप ही कहे शंकराचार्य को विरोध नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक करके सुभद्रा जी, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर का विरोध नहीं था, लेकिन जातिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक करके बात रखिएगा। अब लास्ट में सिर्फ एक मिनट दे रहा हूं। हिंदुस्तान में मेरा यही मानना है, शुरू से हम भी पैदा हुए हैं, एक हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, सनातनी धर्म के घर में पैदा हुए हैं, हमारा भी धर्म वही है। लेकिन हमारे बगल में कोई मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, क्या हमको उसको नीचे दृष्टि से देखना चाहिए? आज फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ देखेंगे वहाँ लड़ाई की बातें। मैं बोलती हूँ, अगर कोई हिंदुस्तान का कोई हिंदू अगर गलत कर रहा है या कोई जिस भी कास्ट का हो, तो उसको सजा का प्रावधान सेम होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को जाति से नीचा। ठीक है विनोद जी, आखिरी गेंद। और ये जो सुभद्रा जी ने कही है वो ये कह रहे हैं, सुभद्रा जी ये कह रही हैं कि देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, इस क्या कहेंगे इस पर? आखिरी बॉल है। वक्फ बोर्ड को हटा दिया जाए और सामान्य नागरिक संहिता का समर्थन किया जाए। फिर आप ये देखिए, भारत में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है लोगों का। आज रोड मंत्री जाता है, मोदी जी रोड का उद्घाटन करते हैं पर उनका रोड मंत्री साथ नहीं होता। अगर किसी प्लेन का उद्घाटन करते हैं वहाँ पे रक्षा मंत्री साथ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, उनके साथ विदेश मंत्री। तो राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ तो शंकराचार्य जी कैसे साथ रहते? परिवहन मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री हर कार्यक्रम में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस सबसे पहले समान नागरिकता संहिता की बात करती है, तो कांग्रेस समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए सदन में साथ दे। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड जो एक नया अलग कानून है, उस कानून को समाप्त करने के लिए देश में समान नागरिकता होनी चाहिए, बोल रहे हो आप, तो होनी चाहिए। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को आप समर्थन करते हो। जहां मुस्लिमों की बात आती है आप समर्थन करते हो, जहां भी देश को बर्बाद करने की बात आती है कांग्रेस समर्थन करती है।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है और राष्ट्र के साथ चलती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र विरोधी पार्टी। चलिए, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ पर मामला पूरी तरह से गर्माता नजर आ रहा है। 3 मुद्दों पर अब तक हम बात कर चुके हैं। 3 अहम मुद्दों पर बातचीत की। अब टी ब्रेक के बाद 2 मुद्दे बचे हुए हैं और इसमें टीम कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी होगी और टीम कांग्रेस की तरफ से कप्तान हमारे साथ में है, लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। हेमंत जी, आपकी तरफ से कौन अब बल्लेबाजी करेगा? केशव जी बचे हुए। केशव जी आइए। केशव जी बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। माइक भी उठा लीजिएगा और मुद्दा भी उठा लीजिएगा। तो महंगाई और रोजगार, ये मुद्दा आया जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार घेरने की कोशिश करती रही है केंद्र सरकार को। तो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर अब मुकाबला होगा टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी के बीच में। बताइए केशव जी। आज क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार, ये नारा हुआ करता था 10 साल पहले और इस नारे के साथ ये लोग सरकार में आए थे और आज आप सब भी इसी देश के प्राणी हैं, रहवासी हैं। आप लोग भी जान रहे हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में है रोजगार। तो हम एक ऐसे शहर में खड़े हैं, एक ऐसी धरती में खड़े हैं जहां कांग्रेस के नेताओं की सोच के कारण लाखों परिवारों को रोजगार मिला और मिलता रहा है। ये लोग आए थे हर साल 2 करोड़ नौकरी बोल के, और आज देश की क्या स्थिति है, युवा सड़क पे है। महेश जी, आपकी तरफ से कौन करेगा? महेश जी स्वयं कमान संभालेंगे। चलिए महेश जी। कांग्रेस महंगाई की बात करती है। कांग्रेस की पूर्व की कार्यकाल 2014 से पहले देश की महंगाई क्या स्थिति थी वो कांग्रेस स्वयं बता सकती है कि बर्बाद करके रखी थी अर्थव्यवस्था से लेके महंगाई को। और रोजगारी बेरोजगारी की बात करने वाले कांग्रेस न छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी खत्म कर पाए कांग्रेस के लोग, न देश में कर पाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2 महीनों में 70,000 80,000 नियुक्ति पत्र बांटी जाती है। ये सब आप सबके सामने नजर में है। आज हम छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे भाइयों को काम के रूप में, हम रेहड़ी पट्टी वालों को उनको लोन के रूप में बिना ब्याज के, किसानों को बिना ब्याज के 50 साल कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस के लोग महंगाई की बात करते हैं। ये सब साल में 50 रुपए पेट्रोल सदन का में रेट हुआ। ये सदन में जब महंगाई की बात आती है तो चर्चा करने को तैयार नहीं रहते। ये कांग्रेस के लोग सदन में भी भाग जाते हैं। ठीक है केशव जी, बताइए। ये वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो महंगाई भी चरम पर थी, रोजगार लोगों को मिलता नहीं था, और आज जो है रोजगार के लिए जो है नदियां बह रही हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी 50 रुपए के आसपास पेट्रोल का रेट था और सिर्फ इन 10 सालों में 100 रुपए पार हो चुका है, क्रॉस हो चुका है। और बात करें रोजगार की, गैस 400 450 रुपए गैस का टंकी हुआ करता था, आज 1000 रुपए 1100 1200 रुपए की वो टंकी है इन 10 सालों में। और रोजगार की अगर बात करते हैं तो रोजगार का तो बात करने का इनको हक ही नहीं है। आज हम जो भिलाई में हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के हमारे पुरोधा के नेतृत्व में जो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, लाखों लोगों को इस संयंत्र के माध्यम से रोजगार मिला। जी महेश जी बताइए। वो कह रहे हैं कि हमने अगर कांग्रेस के कामों की बात करते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट पूरे देश और दुनिया में जिसका नाम है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। बताइए। कांग्रेस की शासन में भिलाई स्टील प्लांट की बात करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट को अगर बर्बाद करने का काम किसी ने, सरकार ने की है तो ये मनमोहन सिंह की सरकार ने की है। आज भिलाई की जो बदतर स्थिति बनी थी वो मनमोहन सरकार के कार्यकाल में बनी। पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल जब 2013 में 110 रुपए लीटर था, ये 50 रुपए की बात झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग की आदत है, झूठ बोल के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 102 रुपए है, लेकिन 2013 में 110 रुपए था। उसकी रिकॉर्ड मैं अभी तुरंत मंगवा सकता हूँ। आप ये बताएं, इन लोग को भारतीय जनता पार्टी को तो अधिकार ही नहीं है इस मामले में बोलने का, क्योंकि इनकी सोच ही तब नहीं थी जब नेहरू जी ने हमारे इस मिनी भारत में भिलाई स्टील प्लांट की प्रतिष्ठापना की। आप बताइए, अभी विधानसभा चुनाव के पहले आए थे नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी, क्या बोल के गए? नगरनार का प्लांट नहीं बिकेगा। आप अभी दीपम की साइट देखिए मोबाइल पे खोल के, राजीव गांधी जी ने आपको ये अधिकार दिया है कंप्यूटराइज, और जो मोबाइल लेके घूमते हैं ना, ये संचार क्रांति की देन राजीव गांधी जी की है। दीपम की साइट में देख लीजिए, नगरनार को बेचने का अभी भी विज्ञापन जारी हुआ है। क्यों नहीं जारी करके दे देते? यही भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों को बेचने की बात करने वाले कांग्रेसी खुद देश को आपके नंबर कर रहे हैं। सुनने का जिगर रखिए भाई
काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। डीजीपी कहाँ गई? जीडीपी कहाँ गई? देश की जीडीपी के आप विश्वास करिए, देश की जीडीपी कहाँ से कहाँ चली गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मनमोहन सिंह जी की उम्र से डॉलर के दाम ऊपर जा रहे हैं। अब की बार 400 पार। चलिए मैं लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूँ खाली, सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। आप ये बताएं, जिस प्रकार जीडीपी का दाम जिस प्रकार गया है, आप बताएं कि प्रति व्यक्ति आय आज हमारे देश की क्या हो गई है, और व्यक्ति से ऋण क्या हो गया? 1,45,000 रुपए हमारे नाम, हमारे आपके नाम पे मोदी जी ने ले रखा है, केवल चंद अपने अडानी अंबानी जैसे मित्रों ठीक के है लिए। महेश जी 10 सेकंड बताओ लास्ट के अंदर। ठीक है नीताजी प्लीज, नीताजी हो गए। जीडीपी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है, और ये आपको मैं बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार में ही जो बर्बादी हुई है उसको सुधारते सुधारते हमको 10 साल लगी, और आज देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है, एक अच्छी पटरी पे आ गई है। ओवर खत्म हो गया ये वाला, ये ओवर खत्म हो गया, और लास्ट ओवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट ओवर यानी कि लास्ट बल्ला बचा हुआ है, और टीम कांग्रेस की तरफ से बल्ला जो नहीं उठा पाए अब तक वो उठाएंगे आप स्वयं। तो कप्तान हेमंत बंजारे आखिरी मुकाबला खेलने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, और यह है न्याय यात्रा। तो जैसे हमने मोदी मैजिक की बात की, तो कांग्रेस पार्टी भी इस न्याय यात्रा से बहुत उम्मीद कर रही है। एक पहले भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है, और अब न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है। क्या उम्मीद है इस पार्टी से यात्रा से आपको? आप देख रहे हैं कि एक यात्रा हुई थी, जिस यात्रा में हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जो यात्रा निकाली थी, उस समय आप लोग देखे हैं, जो भी चुनाव का जो परिणाम आया था वो भी आप देखे हैं, पूरा देश देखे हैं। अभी जो न्याय यात्रा है, इतना घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, जो 10 साल की सरकार स्वयं चला रही मोदी जी, और ये न्याय यात्रा को देख के इतनी बौखलाहट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्याय यात्रा जो है एक नया परिवर्तन ला रही है, नया परिवर्तन लाएगी। और हमारे जितने शीर्ष नेता हैं छत्तीसगढ़ में, अभी आप देखे हैं जो न्याय यात्रा जो यहाँ से गुजर के जब सभी प्रदेश में और सभी मुद्दे को लेकर जो न्याय यात्रा में जो इस देश की जैसे जितने भी आप लोग जितने बात किए हैं, वो सारे मुद्दे में एक ही हमारे शीर्ष नेता जो है न्याय यात्रा निकाल के सारे मुद्दे को रख दिए हैं। उस न्याय यात्रा के लिए हम लोग जो है हर प्रदेश में जहाँ जहाँ तक हर विधानसभा लोकसभा में हमारे सारे नेता जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने जो मुद्दे हैं उसको हमारे शीर्ष नेता वहां पर रख रहे हैं, जिनकी इनके पास न जवाब है न जवाब दे पा रहे हैं। न्याय यात्रा को लेकिन उपासना जी मुख्य बल्लेबाजी वही करेंगे उन्हीं के पास में, क्योंकि उनकी बारी नहीं आई। उपासना जी वो ये कह रहे हैं कि न्याय यात्रा से बहुत उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा नहीं, ये झांसा की यात्रा है, ये झांसा देने की यात्रा, जनता को झांसा देने के लिए। ये उन देश की समस्याओं से भागने की यात्रा है जिनसे वो निपट नहीं पाए, जिनको आज तक वो हल नहीं कर पाए। ये नेहरू की रेवड़ी कब तक खाएंगे आप? कब तक खाएंगे? न्याय की बात, समानता की बात कीजिए। क्या आपने मुस्लिमों का वोट लिया? क्या किया मुस्लिम आज जहाँ के हैं तहाँ ही है। क्या उनको कभी पढ़ाई, कभी उनकी महिलाओं के लिए कभी बात की, कभी उनको न्याय दिया, कभी उनके लिए, कभी उनके बुर्के प्रथा के लिए कभी आपने आवाज उठाई, कभी उनके महिलाओं के कभी सपोर्ट किया कि 4-4 शादियां आप क्यों करते हैं? किसी आतंकवादी के लिए कोई कांग्रेसी नेता कभी उसका कोई विरोध किया? कश्मीर में क्या हुआ? क्या न्याय यात्रा की आप क्या बात करते हैं? क्या कश्मीर भारत से अलग था? जी हेमंत जी वो कह रहे हैं न्याय यात्रा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि न्याय यात्रा नहीं झांसा यात्रा है। वही मैडम जी का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी बात को रखा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। सबसे पहली बात तो आप मानते हैं राहुल गांधी न देश के प्रधानमंत्री है, न हमारे प्रतिपक्ष का नेता है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी नेता है, तो राहुल गांधी जी के बारे में आप जब कह रहे हैं, और राहुल गांधी जी हमारे नेताजी निकल चुके हैं, उससे आप घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं। जितने आप मुद्दे के हैं उसी मुद्दे को लेकर तो हम निकले हैं। आप क्या कर रहे हैं? जिस मुद्दे में देश की कमान तो आपके पास है, देश की सरकार आपके पास है, मोदी जी की सरकार है। जितना पूरे देश में आप निकाल के देख लीजिए, जो अभी मुसलमान की आपने बात की, कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ दंगा हो रहा है, आप सब जान देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ दंगा करवा रहे हैं। आज आप कहाँ दंगा करवा रहे हैं। इस दंगे में कितने लोग जल रहे हैं, इसी को लेके तो हम न्याय यात्रा निकाले हैं
यही महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं। बीजेपी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए न्याय। लेकिन चलिए विनोद जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि इनकी यात्रा से भटक रहे हैं, न्याय यात्रा से आप लोग डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं। इनके नेता कभी भारत जोड़ने निकलते हैं, आज तक वही पहले भारत नहीं जुड़ा था, और ये न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा है। इनके अन्याय से पीड़ित होकर जिस धरती पे वो प्रदेश में लात रख रहे, यात्रा लेके पहुंच रहे, वहीं पर कोई ना कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है या दूसरे पार्टी में शामिल हो रहा है। वो न्याय यात्रा है, और अगर यात्रा में निकले हैं तो इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, उनको तो साथ में लेके चल नहीं रहे वो। देखिए दूसरे के विषय में क्या न्याय की बात करेंगे? वही मणिपुर है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई, वही मणिपुर से यात्रा शुरू हुई जहां हमारे सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं, इनको 38 सेकंड भी नहीं मिलते हैं कि वो जाके वहां के सुख दुख देख ले। मणिपुर आज धू करके जल रहा है, जात जात से लड़ाई जा रही है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वही मणिपुर से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा चालू की, यात्रा चालू हुई है श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए, यात्रा चालू हुई है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, यात्रा चालू हुई है भागीदारी निकालने के लिए। नेताजी ने अकेले पूरे हाथ से मोर्चा संभाला हुआ है, नेताजी हर मुद्दे पर बोल रही हैं। दीदी को बताना चाहूंगा कि इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में निर्वस्त्र होकर लोकतंत्र की हत्या की गई और विधानसभा के घेराव के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। ये इन्हीं के सरकार में ऐसी स्थिति हुई। चलिए बोलिए। उस समय कहाँ थे? देखिए इनके मोदी जी 2011 में जनगणना होनी थी, 2021 में तो करवा नहीं पाए। महिलाओं को इनके मोदी जी आपके मोदी जी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या वो? आप ये बताइए दीदी, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? महिला आरक्षण वो देश के प्रधानमंत्री नहीं क्या? इनके मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? आप मानती नहीं है क्या? ये सब लोगों को महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं 500 रुपए में। चलिए ये मुद्दा और तमाम मुद्दों पर अब ये जो है बल्लेबाजी और गेंदबाजी का क्रम यहाँ पर खत्म हो गया है। तो पांचों मुद्दों पर आपने इस शानदार बहस को देखा, बल्लेबाजी गेंदबाजी आपने देखी टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी के बीच में, और अब निर्णायक का नतीजा हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि आज इस मैच का निर्णायक के रूप में पुनीत कौशिक जी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। लिहाजा अंपायर ने जो आज के इस मुकाबले को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया है, उसके तहत टीम कांग्रेस को उन्होंने 50 में से अंक दिए हैं 22, और 50 में से टीम बीजेपी को अंक मिले हैं 28। यानी कि आज का इस मुकाबले को 6 अंक के साथ में टीम बीजेपी ने जीत लिया है। लेकिन जैसा हमने कहा कि यह मुकाबला आखिर नहीं है, एक सीरीज लगातार ईपीएल के तहत चलेगी जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के साथ में मध्य प्रदेश की सरजमी पर भी ये मुकाबले खेले जाएंगे। लिहाजा टीम कांग्रेस के पास अभी भी मौका है कमबैक करने का और इस मुकाबले को जीतने का। तो ईपीएल के ऐसे ही अन्य शानदार मुकाबलों को देखने के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। फिलहाल भिलाई और दुर्ग से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।